का नाम है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट होकर अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। ये प्रोसेस जो है एस फेज में होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, या हम ऐसा कह सकते हैं एंजाइम्स और बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो लिखो इट इज़ द डुप्लीकेशन प्रोसेस बाय विच, इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज़ अ duplication process by which DNA molecule produces exact copies, by which DNA molecules produces exact copies of itself। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है। ठीक है ना, ये होता कहाँ पे है? रेप्लिकेशन अकर्स इनसाइड द क्रोमोसोम। दूसरा पॉइंट, रेप्लिकेशन अकर्स इनसाइड द क्रोमोसोम्स के, और ये किस फेज में होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। इट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज। इस एस फेज को हम सिंथेटिक फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के एस फेज में ये प्रोसेस होता है। अब रेप्लिकेशन कंप्लीट ही नहीं है। रेप्लिकेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें एंजाइम्स और कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, एक तो रेप्लिकेशन एंजाइम्स चाहिए, रेप्लिकेशंस एंजाइम्स चाहिए, यहाँ पे कोएंजाइम्स चाहिए, और इधर ज़रूरत होती है कोफैक्टर्स की। ये तीन चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, एंजाइम्स का होना, कोएंजाइम्स का होना और कोफैक्टर्स का होना, यानी कि रेप्लिकेशन में ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को हम डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रेप्लिकेशन के टाइम पे एग्जैक्ट रेप्लिका बनता है, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें डुप्लीकेशन होता है तो वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है। ये कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये कब होता है? एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, एक बार अब हम स्टेप सारे लिख लेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन का जो पहला स्टेप है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहला स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो, रेप्लिकेशन के दौरान कोई एक साइट होगी जिस साइट का नाम है ओआरआई साइट। ये ओआरआई साइट जो है यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। यूकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होता है, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, और प्रोकैरियोट्स में यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में को हम बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन भी हम पढ़ेंगे। ओआरआई साइट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो दूसरा होता है अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए।
अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए जो है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर को, जो डीएनए है कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी अनकॉइलिंग के लिए एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? अनकॉइलिंग के लिए एंजाइम, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़ना है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। इसके लिए एक एंजाइम नाम आता है हेलिकेस या एनवाइडेस। ये एंजाइम जो है क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। जब ये इसके टाइम पे क्या होता है? थर्ड स्टेप भी होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम बोलते हैं ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना, ये तीसरा स्टेप आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, टूटने के बाद कौन एंजाइम काम करेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग एंजाइम या सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये काम करेगी जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है अगर इसको गिवन कंडीशंस मिल गई तो ये डबल स्ट्रैंडेड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड में रहने के लिए एक प्रोटीन का काम होता है, एक एंजाइम चाहिए इसके लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जो इसको बाइंड करके रखता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है इसमें एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फोर्थ स्टेप आता है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन, देखो अब एक्टिवेट क्या होगा? जैसे एएमपी है, एएमपी में फॉस्फेटेस एंजाइम काम करेगा तो बनाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे जीएमपी है, वो बनाएगा गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ऐसे साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे करके एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास आ जाएगी। एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स आई तो नेक्स्ट स्टेप आता है चेन इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप आता है चेन इनिशिएशन। अब चेन बननी शुरू हो जाएगी, चेन बननी शुरू हो जाएगी। अब चेन कहाँ से बनेगी? रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है, मतलब 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड होती है। तो रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ये प्राइमर क्या करता है? ये कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ता है। तो प्राइमर जो है, प्राइमर का होना ज़रूरी है। ये आरएनए बेस्ड प्राइमर होता है, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ता है। फिर एक एंजाइम आता है आरएनए प्राइमेस, ये प्राइमर को जोड़ेगा, फिर ये प्राइमर रिमूव हो जाएगा, फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेगा, ठीक है ना। ये भी आएगा नेक्स्ट, दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन के बाद 6th स्टेप आता है इसमें, उसको दैट इज नोन एज बेस पेयरिंग। 6th स्टेप आता है इसमें बेस पेयरिंग। तो बेस पेयरिंग होगी, है ना, नाइट्रोजनियस बेस पेयरिंग बनेगी। जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ गवानीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ऐसे करके नाइट्रोजन बेस पेयरिंग हो जाएगी। एक एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम। अगर एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है, एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है तो पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आता है जिसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। यहाँ की एक डुप्लीकेशन प्रोसेस शो करता है जिसको हम बोलते हैं जिपर डुप्लीकेशन। तो इसी टाइम पर जब डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है तो 2 तरीके के स्ट्रैंड बनते हैं। एक बनता है लीडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी, एक बनता है लैगिंग स्ट्रैंड जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बनता है जिन्हें हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओकाज़ाकी, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो 2 तरीके से मतलब लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है और नॉन लीडिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। 8th स्टेप आता है इसमें, दैट इज प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। अब देखो, अगर गलत प्रूफ रीडिंग होगी, प्रूफ रीडिंग वाच अच्छे से होगा, उसके बाद डीएनए रिपेयर। अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, अगर कोई डीएनए में गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? उस न्यूक्लियोटाइड को दोबारा से मैकेनिज्म है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, वो काम करेगा, ठीक है ना। तो ये 8 स्टेप प्रोसेस आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है कितने? ये 8 स्टेप प्रोसेस जो है डीएनए रेप्लिकेशन में आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो लिखो, पहला स्टेप दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहला स्टेप लिखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो, रेप्लिकेशन इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये हमेशा शुरू होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू
3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होती है शुरू, ठीक है ना। ये एक इट स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड, ये स्टार्ट होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं ORI साइट। क्या बोलते हैं इसको? ORI साइट, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। और इन ह्यूमंस के केस में ORI साइट जो है, इन ह्यूमंस के केस में ORI साइट जो है ये एडेनिन थाइमीन रिच होती है। यानी कि सुनो, आप 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी। अगर साइटोसिन थाइमीन होते, साइटोसिन गवानीन होते, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती। तो बाई नेचर ही एडेनिन थाइमीन सीक्वेंस को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन दो के बीच में और इन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, ठीक है ना। और यहीं पे ORI साइट जो है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे मतलब मान लो ये मेरे पास एक DNA स्ट्रैंड है, इस DNA स्ट्रैंड को हमने अनकॉइल करना है ना। तो यहाँ पे मतलब रेप्लिकेशन कहाँ है, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे रेप्लिकेशन शुरू होगी, तो इस पॉइंट को मैं कहूँगा ORI साइट। और इस ORI साइट में एडेनिन थाइमीन रिच सीक्वेंस है, ये क्या है? एडेनिन थाइमीन रिच सीक्वेंस है, ठीक है यहाँ तक। तो रेप्लिकेशन हमेशा जो है, अब अगर रेप्लिकेशन, अगर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, अगर ये स्ट्रैंड हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो रेप्लिकेशन हमेशा किस प्राइम एंड से होगा? रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगा। यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है DNA पॉलीमरेज 3, वो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ, देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कुछ वायरसेस, इन वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, है ना। ये 4, इनमें रेप्लिकेशन जो है वो 1 डायरेक्शनल होता है। इनमें रेप्लिकेशन जो है वो 1 डायरेक्शनल होता है। इनमें जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं Q डायरेक्शनल, वो उसको हम बोलते हैं Q डायरेक्शनल, या इससे हम बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन भी। इनमें जो रेप्लिकेशन होता है उससे हम 1 डायरेक्शनल, Q डायरेक्शनल या थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन जो है एक से ज़्यादा साइट्स में होता है। इन यूकैरियोट्स DNA replication occurs more than 1 site, इसलिए जो यूकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन होता है ये होता है बाई डायरेक्शनल। कैसे होता है? ये होता है बाई डायरेक्शनल। तो यानी कि पहला स्टेप जो DNA रेप्लिकेशन का है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है। ये स्टार्ट होता है एक पॉइंट से जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI साइट। ह्यूमन के केस में ORI साइट जो है वो एडेनिन थाइमीन रिच सीक्वेंस होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वायरसेस, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स की, यहाँ पे जो है यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। इससे हम थीटा रेप्लिकेशन या क्यू रेप्लिकेशन भी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और अब देखो रेप्लिकेशन हमेशा जो है शुरू होगा कहाँ से? इधर 5 प्राइम एंड से, ऐसे करके 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड रेप्लिकेशन हमेशा होगा, ठीक है ना। अब देखो ये डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, तो यहाँ पे अगर मान लो ये डबल स्टैंडर्ड DNA है तो ये वाली जगह जो है इसको हम बोलेंगे ORI साइट। ORI साइट मतलब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। अगर यूनि डायरेक्शनल होगा तो ये 5 प्राइम एंड ऐसे ORI साइड से इधर के लिए भी ऐसे करके DNA बनेगा। और अगर बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल में ये यूनि डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा इस तरीके से। अगर बाई डायरेक्शनल में बताऊं तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड
मतलब इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होगा। ये आ गया बाई डायरेक्शनल। और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन किस में देखने को मिलता है? बाई डायरेक्शनल यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, और यूनी डायरेक्शनल किस में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। आई होप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको समझ में आया समझ? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ आया है ना? दूसरा स्टेप आता है हमारा, दैट इज अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। देखो दूसरा स्टेप है दैट इज अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। देखो इधर ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ऐसे करके हमने क्या करना है ना, हमने इसको अनकॉइल करना है। क्या करना है? अनकॉइल है। ऐसे मान लो हमारे पास दो धागे जुड़े हुए हैं, इन दो धागों को हमने ऐसे करके सेपरेट करना है। जब हम सेपरेट करेंगे यानी कि हमने क्या किया, ऐसे करके इतना वाला पोर्शन अनकॉइल किया है ना। यहाँ से अनकॉइल कर रहे हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा गांठ बनता जाता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा गांठ बनता जाता है ना, अगर हम धागे को देखेंगे तो। अब अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, ये एंजाइम जो है ये इसकी अनवाइंडिंग करेगा। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, यानी कि डीएनए डुप्लेक्स जो है ये अनकॉइल होता है विद द हेल्प ऑफ, इधर लिखूंगा मैं कि जो डीएनए डुप्लेक्स है अनकॉइल with the help of एंजाइम। यहां पे एक एंजाइम काम करता है, इस एंजाइम का नाम है हेलिकेस। तो हेलिकेस क्या काम करेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, या इसको हम बोल सकते हैं अनवाइंडेस। तो डीएनए डुप्लेक्स जो है अनकॉइल होगा किसकी मदद से? हेलिकेस या अनवाइंडेस की मदद से। तो ये कौन सा एंजाइम आ गया? हेलिकेस। ये हेलिकेस क्या करेगा? ये अनवाइंड करेगा। क्या करेगा? अनवाइंड करेगा डीएनए को, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये अनवाइंड करके क्या बनाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा। ये आ गया अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। और ये ऐसा नहीं होगा, इसको क्या चाहिए? अनवाइंडेस विद द हेल्प ऑफ एटीपी। विद द हेल्प ऑफ, ये ऐसे नहीं है, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। मतलब जब तक ना इसको एनर्जी मिलेगी तब तक ये काम नहीं कर सकता। ये एटीपी डिपेंडेंट होता है और एटीपी पे ही ये डिपेंड होता है। ठीक है ना? समझा आपको? अब यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ने तो अनकॉइल किया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, लेकिन यहाँ पे टेंशन ऐड हो गई। मतलब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का बांध भी बन सकता है। बन सकता है नहीं बन सकता? अब इसको रोकने के लिए एक एंजाइम आता है जो अवॉइड करता है टेंशन को, जो अवॉइड करता है, ठीक है ना, अनवाइंडिंग की वजह से जो क्रिएट करता है टेंशन, उसको अवॉइड करेगा। उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज जो है यूकैरियोट्स में काम करता है, और गायरेस एक एंजाइम है जो प्रोकैरियोट्स में काम करता है। देखो इसमें एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, दिस टोपोआइसोमरेज or gyrase in case of prokaryotes, topomerase or gyrase in case of prokaryotes unwinds, ऐसे लिखो, creates tension ahead of moving replication fork, creates tension, ऐसे लिखो tension created by, ऐसे लिखो tension created by, tension created by unwindase oblique करके हेलिकेस is reduced by another enzyme, is reduced by another enzyme, is reduced by another enzyme called topoisomerase। ठीक है ना? यानी कि जो टेंशन थी, इस टेंशन को ओवरकम किसने किया? टोपोआइसोमरेज ने या गायरेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में। अब जब ये हुआ तो थर्ड स्टेप आता है इसमें, दैट इज ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में है? शाबाश, नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में, यानी कि एडेनिन और थाइमिन की बात यहाँ पे
होगी, क्योंकि वही तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो वो बॉन्ड टूटेंगे। तो थर्ड स्टेप आता है इसमें ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड स्टेप क्या आता है? ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, जो ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा। ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनेगा। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। याद रहेगा? इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो कैसे, ये हमारे पास ऐसे करके 5 प्राइम, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, ये वाला स्ट्रक्चर जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। समझा ये आपको? दोनों, अब ये जो दो स्ट्रैंड बनेंगे, ये भी अलग फंक्शन करेगा, इसको हम अलग स्ट्रैंड कहेंगे, इसको अलग स्ट्रैंड कहेंगे। यहाँ पे भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसलिए जो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड बनेगा, इधर ऐसे स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है ना। एक जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में स्ट्रैंड बनेगा। जो कंटिन्यूअस बनेगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस में बनेगा उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड बने, इस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगी एक प्रोटीन। इन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करेगी एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। Stabilized by, this strand is stabilized by single stranded single stranded binding protein या single stranded stabilizing protein। ये इसको स्टेबलाइज करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं इसको, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। समझा यहाँ तक? तो आज हमने 3 स्टेप डिस्कस किए, जिसमें हमने पहला स्टेप किया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को डिस्कस किया, दूसरा स्टेप हमने डिस्कस किया अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए को, और तीसरा हमने डिस्कस किया ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई क्वेश्चन इसमें? इजी है ना? बहुत इजी है, आपको बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। पहला स्टेप क्या था? शाबाश। पहला स्टेप था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। इसको हमने ऑलमोस्ट हो गया था हमारा। दूसरा स्टेप क्या था? शाबाश, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, ये भी हमारा हो गया था। अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए भी हमारा हो गया था। तीसरा क्या था? शाबाश, तीसरा था ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा था, ये भी हमारा हो गया था। आज हमने पढ़ना है इसका फोर्थ स्टेप। ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जब होता है तो वहाँ पे एक फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वहाँ पे एक फॉर्क बनता है, जिस फॉर्क को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। और इस रेप्लिकेशन फॉर्क में बाई डायरेक्शनल में रेप्लिकेशन चलेगा। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड चलता है, ठीक है ना। मतलब अगर मेरे पास स्ट्रैंड ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड है ना, तो रेप्लिकेशन कहाँ से चलेगा? रेप्लिकेशन चलेगा इधर से 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, मतलब इधर एंजाइम आएगा, ये एंजाइम यहाँ से रेप्लिकेशन करता जाएगा। तो फोर्थ स्टेप हमारा आता है इसमें, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फोर्थ स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इन 3 स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं ना? तो लिखो हेडिंग एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो
अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की एक्टिवेशन देखेंगे तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फ्रीली फ्लोट करती हैं साइटोप्लाज्म में, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करने के बाद इनमें एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है फास्फोराइलेस। ये फास्फोराइलेस जो है फास्फोराइलेशन कराता है, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट के बीच में एसिड हाइड्राइड बॉन्ड बनता है और एक एक्टिव डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास आ जाती है। तो लिखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड, इसमें ऐसे लिखोगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड फ्रीली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली होती है, विच अंडरगो फास्फोराइलेशन, विच अंडरगो फास्फोराइलेशन। इसमें होगा क्या, फास्फोराइलेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोराइलेस, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोराइलेस। किस एंजाइम की मदद से, फास्फोराइलेस की मदद से। द फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आर, फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे द फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आर। जो फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे पहली न्यूक्लियोटाइड बनेगी डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट DTTP। उसके बाद ऐसे ही डीऑक्सी ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट। और चौथी क्या बनेगी, डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 तरीके की न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बनेंगे। सुनिए एक बार फिर से, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है इन ये एक्टिवेट कब होंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना ये फ्रीली फ्लोट करती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब इसमें क्या होता है, एक एंजाइम काम करता है, इस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेस। ये फास्फोराइलेस क्या करेगा, फास्फोराइलेशन करेगा। फास्फोराइलेशन मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट के बीच में एसिड एनाइड्राइड बॉन्ड होगा। जब इनका एडिशन होगा तो ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, एनर्जी रिच कंपाउंड। तो डीएनए के अंदर 4 तरीके की न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं, DATP, DCTP, DGTP, DTTP। डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। ये 4 तरीके की न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं। अब देखो, अब अगर हमारे पास ये 4 तरीके की न्यूक्लियोटाइड्स बन गई हैं, अगर हमारे पास ये 4 तरीके की न्यूक्लियोटाइड्स बन गई हैं तो अब यहाँ से क्या होगा, इनिशिएशन होगा। क्या होगा, अब यहाँ से इनिशिएशन होगा, अब चेन बनना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, क्योंकि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थे, हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट चेन इनिशिएशन के लिए ये न्यूक्लियोटाइड्स थे। अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, न्यूक्लियोटाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ, है ना, इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं, पेंटो शुगर होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर होगी यहाँ पे, और फास्फोरिक एसिड होगा। जब ये तीनों चीज़ें होंगे तो ये एक एक्टिव कंपाउंड होगा। अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, अब ये चेन इनिशिएशन इसमें शुरू होगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, अब चेन इनिशिएशन। ये हो गया, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, नेक्स्ट इज दैट इज चेन इनिशिएशन। 5th स्टेप क्या है हमारा, चेन इनिशिएशन का। फिफ्थ स्टेप लिखो, चेन इनिशिएशन। अब देखो अब क्या होगी, अब चेन बनना शुरू होगा।
अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना, इट इज इनिशिएटेड बाय आरएनए प्राइमर। डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड बाय, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है, मतलब 5 to 6 या 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटेड बाय आरएनए प्राइमर। प्राइमर इज अ स्मॉल मिनिमम 5 न्यूक्लियोटाइड। इसमें लिखोगे प्राइमर इज ए स्मॉल मिनिमम 5 न्यूक्लियोटाइड का होता है। प्राइमर एक स्मॉल मिनिमम 5 न्यूक्लियोटाइड का होता है। सेगमेंट ऑफ आरएनए, ये किसका सेगमेंट है बेसिकली? सेगमेंट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड एट, किस एंड पे सिंथेसाइज होगा? शाबाश, 3 प्राइम एंड पे कि 5 प्राइम एंड पे? रेप्लिकेशन किस एंड से होगा? वाह शाबाश, वेरी गुड। सिंथेसाइज्ड एट 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। देखो ये मेरे पास डीएनए है, डीएनए को रीड हम करते हैं 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, ठीक है ना। अब रेप्लिकेशन जो होनी है वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होनी है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? प्राइमर शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना। जैसे यहाँ पे एडेनिन है तो इधर आएगा थाइमीन, है ना। यहाँ पे गवानीन है तो इधर आएगा साइटोसिन। तो पहले 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रेच होता है, ये स्ट्रेच कहलाता है आरएनए प्राइमर, है ना। इस आरएनए के प्राइमर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्राइमेस। क्या नाम है? प्राइमेस। ये प्राइमेस जो है सबसे पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ेगा, उसके बाद ये प्राइमर हट जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3rd आएगा, वो पॉलीमराइजेशन करता जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा, ठीक है ना। ठीक है यहाँ तक? नो, प्राइमर गेट अटैच्ड एट 5 प्राइम एंड ऑफ 1 स्ट्रैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइमर गेट अटैच्ड एट, दिस प्राइमर गेट attached at 5 prime end of 1 strand, इसको बोलते हैं that is free end। 5 prime end of 1 strand, that is free end, and fork end of another strand, and fork end of another strand। दूसरे स्ट्रैंड के फॉर्क एंड पे ये जुड़ेगा, ठीक है। विच लेटर ऑन इज रिमूव, विच लेटर ऑन इज रिमूव। अब इसको बाद में क्या करेंगे? बाद में इसको रिमूव करेंगे। अब सवाल उठता है अगर प्राइमर जोड़ा तो रिमूव क्यों करेंगे? भाई ये आरएनए डिपेंडेंट है, ये गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ लेगा, ये यूराइसल जोड़ लेगा, ये क्या जोड़ लेगा? यूराइसल जोड़ लेगा, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको समझना है आप। देखो इधर देखो, ये हमारे पास ये रेप्लिकेशन फॉर्क वाली साइड मैंने बताई आपको, है ना। ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। अब रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा ना, यहाँ से बनेगा 5 प्राइम एंड, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ये कौन सा स्ट्रैंड बनेगा? कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। अब दूसरा देखो, इधर 5 प्राइम एंड है, इधर भी 5 प्राइम एंड है, इधर हमने लेना है 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स लेंगे, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, इधर भी 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। ऐसे करके ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड बनता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्ट्रैंड। यहाँ इस कंटिन्यूस स्ट्रैंड को हम लॉगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रैंड आता है इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। दिक्कत तो यहाँ आती है, इस डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो होगा फ्रैगमेंट्स में, और यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था ओकाजाकी। अब देखो यहाँ पे ये जो गैप आए, इन गैप को कौन फिल करेगा? ये जो गैप यहाँ पे बनेंगे, इन गैप को फिल करेगा एक और एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेस।
लाइगेस को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। डीएनए लाइगेस एंजाइम को, इस डीएनए लाइगेस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। ये जोड़ने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम, देखिए दो एंजाइम आपने याद रखने हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ये कट लगाता है एट स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक साइट पे ये कट लगाता है। दूसरा आता है मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको हम बोलते हैं, वो है डीएनए लाइगेस। जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेस, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये इस्तेमाल होता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें द गैप इज फिल्ड बाय एन एंजाइम, इस पॉइंट में लिखोगे द गैप इज फिल्ड बाय एन एंजाइम डीएनए लाइगेस। इस एंजाइम को कौन फिल करेगा? डीएनए, द गैप इज फिल्ड बाय एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, सॉरी किसने कहा? डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको फिल करेगा, बॉन्डेड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेस, बॉन्डेड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेस। तो डीएनए लाइगेस जो है ये गैप फिलिंग का काम करेगा। अब देखो, अब अगर चेन इनिशिएशन शुरू हो गई, अब चेन इनिशिएशन शुरू हो गई, अब चेन इनिशिएशन शुरू होने के बाद क्या हो जाएगी? नाइट्रोजनियस बेस पेयरिंग। एडेनिन के ऊपर थाइमिन आएगा, थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ गवानिन जुड़ेगा, गवानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, ऐसे करके अब बेस पेयरिंग शुरू होगी। तो नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, दैट इज चेन इनिशिएशन के बाद, दैट इज बेस पेयरिंग। ये हो गया, इसको मैं इरेज करूं तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप 6th स्टेप, दैट इज बेस पेयरिंग। सिक्स्थ स्टेप लिखो, दैट इज बेस पेयरिंग। अब क्या होगी? बेस पेयरिंग होगी। देखो इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें एक पॉइंट लिखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट कम टू लाई अपोजिट्स, deoxyribonucleotide triphosphates come to lie opposites। वही सेम, एडेनिन के अपोजिट में कौन आएगा? थाइमिन, थाइमिन के अपोजिट में एडेनिन, साइटोसिन के अपोजिट में गवानिन, और गवानिन के अपोजिट में साइटोसिन, ठीक है ना? तो वही deoxyribonucleotide ट्राइफॉस्फेट कम टू लाई अपोजिट टू द एक्सपोज्ड नाइट्रोजनियस बेस, टू द exposed nitrogenous base, to the exposed nitrogenous base of replicating DNA, of replicating DNA। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मतलब डीऑक्सीथाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट, ये है ना, डीऑक्सीथाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ये कैसे होगा? थाइमिडाइन किसके अपोजिट आएगा? अपोजिट टू एडेनिन, मतलब थाइमिन किसके अपोजिट आएगा? एडेनिन के अपोजिट, एज एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आए आपको? ऐसे दूसरा DCTP साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसके अपोजिट आएगा? अपोजिट, साइटोसिन किसके अपोजिट आएगा? गवानिन के अपोजिट, एज साइटोसिन पेयर विद गवानिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आई? समझ आ रही? थर्ड DATP अपोजिट टू एडेनिन, किसके अपोजिट आएगा? थाइमिन के, एज थाइमिन पेयर विद एडेनिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ आएगा DGTP अपोजिट टू गवानिन, किसके साथ? साइटोसिन के साथ, एज गवानिन पेयर विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना? अब यहां पे क्या होंगे? 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप को सेपरेट किया जाएगा। 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप कैन बी
ये जो दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ेंगे, इन्हें सेपरेट किया जाएगा बाय एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस, बाय एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस। किस एंजाइम से? ये पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम से इन्हें सेपरेट किया जाएगा एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम से सेपरेट किया जाएगा इन्हें एंड एनर्जी इज, और यहाँ पे किसको रिलीज किया जाएगा? एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन एस्टेब्लिशिंग, नेक्स्ट पॉइंट, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन एस्टेब्लिशिंग। ये एनर्जी कहाँ पे लगेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बिटवीन द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, between the free nucleotides and nitrogen base of template, and nitrogen base of template, मतलब फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेस ऑफ टेम्पलेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी लगेगी। देखो दोबारा से, बेस पेयरिंग में क्या होगा? जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो अपोजिट में आएंगे एक्सपोज नाइट्रोजन बेस के साथ, और वो क्या करेंगे? रेप्लिकेटिंग डीएनए के साथ वो मतलब बेस पेयरिंग करेंगे। जैसे एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर करेगा, थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन गवानिन के साथ पेयर करेगा और गवानिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। इसमें जो दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप हैं उनको रिमूव किया जाएगा एक एंजाइम से जिसका नाम है पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम, और पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम से ये जो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इनको रिमूव किया जाएगा। और ये दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, क्योंकि दो फॉस्फेट के बीच में एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, ये रिच एनर्जी कंपाउंड होते हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। ठीक है ना? ठीक है यहाँ तक, थैंक यू। यहाँ से आगे कल देखेंगे, अभी एक और लेक्चर में ये खत्म होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में नेक्स्ट स्टेप आता था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जब आएगा तो इसके बीच में क्या बनेगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। रेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड जो है उनके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो ऐसी रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं जिपर डुप्लीकेशन। फिर इसमें क्या होता है? इसमें हम दो स्ट्रैंड लेते हैं, दोबारा से समझाऊंगा मैं आपको। इस रेप्लिकेशन में क्या होता है? देखो एक स्ट्रैंड हमारा ये है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क वाला एग्जांपल हम लेंगे। ये हमारे पास, ये मान लो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए है, दूसरा इसका एंटी पैरेलल में होगा, दूसरा स्ट्रैंड वो आएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखो ये वाला स्ट्रैंड जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में चलेगा, और चलेगा किससे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है पॉलीमराइजेशन करेगा। यहाँ पे पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड कौन जोड़ेगा? प्राइमर जोड़ेगा, है ना, आरएनए प्राइमर। फिर एक एंजाइम आएगा प्राइमेज, ये प्राइमर की एक्टिविटी करके प्राइमर हटेगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। इस लीडिंग स्ट्रैंड को एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड भी। क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड भी। ये जो है ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स बनेंगे इन स्ट्रैंड्स को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड्स। और ये लैगिंग स्ट्रैंड्स कौन से होते हैं? ये होते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड। क्या होते हैं? नॉनसेंस स्ट्रैंड होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, बाद में यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेस। कौन आएगा? डीएनए लाइगेस। ये डीएनए लाइगेस इनको जोड़कर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। अब ऐसी रेप्लिकेशन जहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल है, एक स्ट्रैंड क्या है? पेरेंटल है, और एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, ऐसी रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसी रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन।
और इसी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक मॉडल आया है, उस मॉडल का नाम है मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। अब हमने इसको पढ़ना है, ये समझ आया आपको यहाँ तक? तो हेडिंग आप लिखोगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसे करके सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, और इसमें भी हम मॉडल पढ़ेंगे और मॉडल का नाम है मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। देखो ये दो साइंटिस्ट ने दिया है, एक का नाम है मैथ्यू मिचेल्सन और दूसरे का नाम है फ्रैंकलिन स्टेल। इन्होंने मॉडल दिया, इस मॉडल का नाम आ गया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये मॉडल कब दिया है इन्होंने? ये मॉडल इन्होंने 1958 में दिया है। ये मॉडल कब दिया इन्होंने? 1958 में दिया है। इन्होंने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है? याद रखना, इन्होंने एक टेक्निक, एक तो इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। इन्होंने किस पे बेस्ड है ये? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया है। और इन्होंने क्या लिया है? सीजियम क्लोराइड को। किसको लिया है? सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन्होंने की है। ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें क्या किया इन्होंने? इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। देखो अब क्या किया इन्होंने, मिचेल्सन एंड स्टेल ने क्या किया? मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के लिए क्या किया? इन्होंने सेल को ग्रो कराया। सेल ग्रो इन नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग मीडियम। पहले क्या किया इन्होंने? सेल को ग्रो करवाया नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग मीडियम में। अब मान लो ये सेल है हमारे पास, इस सेल के अंदर हमारे पास 2 स्ट्रैंड है डीएनए के। अब बेटर है कि आप 2 कलर का इस्तेमाल करो। ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो N15 स्ट्रैंड है। ठीक है? अब जब इन स्ट्रैंड की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा गया, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब इसमें देखा गया तो टेस्ट ट्यूब में हमें जो इनका बैंड था वो कुछ यहाँ पे दिखाई दिया। इस जगह पे, और इन्हें नाम दिया N15 यानी कि हैवी। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं ये हैवी बैंड है, हैवी बैंड है, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15। ये कब किया हमने? जब हमने सेल को ग्रो किया नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में, और ये नाइट्रोजन के 15 आइसोटोप्स है। इस मीडियम में जब हमने डाला तो हमने देखा कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारे पास पेरेंटल डीएनए ही रहा। फिर हमने क्या किया? इस वाले को हम सेपरेट करेंगे। ठीक है? एक स्ट्रैंड हमने ऐसे ले लिया जो कि पेरेंटल है। ये कौन सा है? पेरेंटल है। इसका नाम आ गया N15 है। और यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड, ये भी पेरेंटल है, ये भी N15 है। इन दोनों स्ट्रैंड को मैंने, अब मैं नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम में डालूंगा। इनको मैं अब दोनों स्ट्रैंड को नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम में डालूंगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे? दूसरा इसमें सेल कंटेनिंग नाइट्रोजन 14 मीडियम आर ग्रोन एज कल्चर। अब हमने इसको लिया एज ए कल्चर, और फिर जब देखा हमने, जब ये रेप्लिकेट हो गए तो इसमें एक नाइट्रोजन 14 वाला बैंड बना और एक नाइट्रोजन 15 वाला बैंड बना।
एक तो नाइट्रोजन 14 आया क्योंकि हमने नाइट्रोजन 14 मीडियम में इसको डाला, और एक और नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे एक जो बैंड है, दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड इसमें नाइट्रोजन 15 वाला है और एक स्ट्रैंड इसमें नाइट्रोजन 14 वाला है। यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाला है और एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 वाला है। फिर जब इसको भी हमने आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसको देखा, तो हमें यहाँ पर बैंड मिलेंगे, और ये बैंड जो है, एक तो मिलेगा हमें नाइट्रोजन 15 और मिला हमें नाइट्रोजन 14, और ऐसे बैंड को हमने नाम दिया हाइब्रिड। क्या नाम दिया? हाइब्रिड। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इस वाली जनरेशन में, इस वाले मीडियम में एक तो पेरेंटल है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल आ गया, एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड आ गया। यहाँ से ये दर्शाता है कि यहाँ पे क्या बन गया, अभी हाइब्रिड बने, और हाइब्रिड है तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से एक जनरेशन में हम इसको ग्रो करेंगे। फिर से देखो इधर, इसमें से हम क्या करेंगे, ये तो नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14, अब यहाँ से हम एक तो ये वाला, ये कौन सा आ गया, नाइट्रोजन 15, और एक ये वाला, ये कौन सा आ गया, नाइट्रोजन, ये विजिबल है उधर, इधर विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे करके एक नाइट्रोजन 15 और ऐसे करके एक नाइट्रोजन 14। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल ग्रो इन नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम। जब ये नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम में हम इसको ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड आएगा, ये अब कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा नाइट्रोजन 14। यहाँ पे भी जो स्ट्रैंड आएगा, ये नाइट्रोजन 14 आ जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रैंड आएगा, ये भी नाइट्रोजन 14 आएगा, और इधर स्ट्रैंड आएगा, ये भी नाइट्रोजन 14 आएगा। इस वाले यहाँ का रिजल्ट देखो, आप इस वाले का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसकी जब हम फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हैवी बैंड तो नहीं बनेगा, क्योंकि हैवी बैंड कौन सा है, नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15, ये हैवी बैंड नहीं बनेगा। दो यहाँ पे लाइट बैंड बनेंगे, दो यहाँ पे ये हैवी बैंड, ये क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिड बैंड बनेंगे। और ये हाइब्रिड बैंड कौन से होंगे, नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14, ये बनेंगे हाइब्रिड बैंड। और क्या बनेगा हमारे पास, और हमारे पास लाइट बैंड बनेगा, और ये लाइट बैंड क्या बनेगा, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14, ये जो है इसको हम बोलेंगे लाइट बैंड। तो इन केस ऑफ डायनेस्टी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो किसने की थी, मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ने की थी। इनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया, और ये देखा कि इसमें जो एक स्ट्रैंड है वो तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है, जो ये दर्शाता है कि दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसको लिखो अब, दिस एक्सपेरिमेंट वाज पुट फोर्थ बाय, ये आता है 5 नंबर का, देखो, दिस एक्सपेरिमेंट वाज पुट फोर्थ बाय मैथ्यू मिचेल्सन, MATHHEW, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल इन 1958, इन 1958, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, they experimentally demonstrated the next point,
दे experimentally demonstrated the semi conservative mode of replication. They experimentally demonstrated the semi conservative mode of replication. Next लिखो, they grew many generations of E. coli. ये E. coli में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. They grew many generations of E. coli. They grew many generations of E. coli in a medium containing they grew many generations of E. coli in a medium containing nitrogen 15 N15, इसको ब्रैकेट में लिखोगे NH415Cl. मैंने बताया पहले ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है. टिल बैक्टीरियल डीएनए बिकम कंप्लीटली लेबल्ड. टिल बैक्टीरियल डीएनए बिकम completely labeled. Next, these labeled DNA were transferred. These labeled DNA were transferred to normal medium with N14 ब्रैकेट में लिखोगे ऐसे NH414 सोडियम क्लोराइड. इस मीडियम में फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे. फिर द फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड वर, पहली जनरेशन जो बनी वो कैसी बनी? इसमें हाइब्रिड बनी ना. हाइब्रिड में क्या है? एक N15 है और एक N14 है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड वाज हाइब्रिड. द फर्स्ट generation obtained was hybrid, that is N14 N15, ये हाइब्रिड बना. and the second generation obtained two types of bacteria. सेकंड जनरेशन में जो 50% आए वो आए N15 N14 यानी कि हाइब्रिड, और 50% जो आए वो आए N14 N14 यानी कि लाइट. And the second generation obtained two types of bacteria, 50% N14 N15 hybrid और 50% N14 N14 hybrid. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस रिजल्ट इज पॉसिबल ओनली. नेक्स्ट लिखो, दिस रिजल्ट इज पॉसिबल ओनली if at each replication this result is possible only if at each replication one strand is conserved, and other strand is newly synthesized. So this experiment shows that DNA replication is this experiment shows that DNA replication is semi conservative. ठीक है ना. ये हमें यही बताता है कि DNA replication जो है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू.